हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आज हम 14 अगस्त पे पहुंच गए और इस वीडियो में हम 13 और 14 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ पैटर्न में, उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो जो भी आज वीडियो को नया देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जिस तरीके से पुराने बच्चे डे टू डे अपडेट रहते हैं और अच्छे तरीके से प्रीलिम्स की तैयारी कर पा रहे हैं, उसी तरीके से आप भी इसकी तैयारी अच्छी तरीके से कर पाएँ। ठीक है, अब मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं। मार्किंग स्कीम में ये है कि 10 में से 6 क्वेश्चन को आपको करेक्ट करना है। उसमें से क्या रहेगा, आप एक सेफ जोन पे फॉल करते हैं अगर 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करने की एक कंटिन्यूस एक आदत आप अपने अंदर बना लेते हैं। ठीक है, मतलब डेली डेली आप न्यूज़ को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उसका मतलब ये है अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन सुनते हैं। तो ठीक है, तो वहाँ पे ये रहेगा कि 10 में से 6 करते हैं मतलब 60% आपका एग्ज़ाम वहाँ पे क्रैक हो जाता है और 60% ही प्रोबेबिलिटी रहती है केवल प्रीलिम्स को क्रैक करने की। उसके ऊपर में कोई भी इतना बड़ा आपको वहाँ पे तीर नहीं मारना है। ठीक है, तो केवल 60% मतलब 120 कट ऑफ अगर आपने पार कर लिया तो उसके ऊपर कभी प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक है, तो उतना ही, इसीलिए 6 क्वेश्चन करेक्ट करिए, वहाँ पे आप सेफ जोन पे रहते हैं। अदरवाइज़ अगर 6 में से कम आता है तो एक बार वीडियो को रिवाइज़ कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी नहीं रहती है कि आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है। तो अगर 6 में से कम आते तो वीडियो को हाफ एन आवर के बाद रिवाइज़ कर लीजिएगा और 24 आवर्स के बाद जो भी देख रहा है वो तो पहले पुरानी वीडियो को अच्छे तरीके से देखे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आपका प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से पूछा, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीक़ों से भी बनाया है तो वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा। फर्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जमाना है सारे इवेंट्स को। फर्स्ट है इंडिया चाइना वॉर, सेकंड है चाइना रिकॉग्निशन टू इंडियन, एंड थर्ड है सॉवरेनिटी ओवर सिक्किम। ठीक है, कि सॉरी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। जो सेकंड आपकी स्टेटमेंट है इसमें चाइनाज रिकॉग्निशन टू इंडियन सॉवरेनिटी ओवर सिक्किम, ये सेकंड है। और थर्ड है आपका ताशकंद डिक्लेरेशन। ठीक है, आई होप आप तो अंडरमाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो थर्ड जो ऑप्शन है आपका ताशकंद डिक्लेरेशन है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 3 2 एंड ऑप्शन सी 2 3 1, ऑप्शन डी 3 2 1। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देख लेते राइट आंसर क्या। देखिए सबसे पहले इंडो चाइना वार मतलब 1962। ठीक है, ये फर्स्ट में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है सॉवरेनिटी ओवर सेकंड है आपका ताशकंद डिक्लेरेशन। ठीक है, ताशकंद डिक्लेरेशन सेकंड में हुआ था। उसके बाद थर्ड जो है ये आपका रहेगा चाइनीज रिकॉग्निशन टू इंडियन सॉवरेनिटी ओवर सिक्किम, की जो चाइनीज रिकॉग्निशन दिया था इंडियन सॉवरेनिटी को सिक्किम के ऊपर। ठीक है, तो ये थर्ड है, मतलब जो आपका फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। अगर आप आंसर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट है तो ये फर्स्ट है, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन है तो 1 3 2 मतलब बी हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंडिया चाइना वॉर 1962 में हैपन हुई थी, उसके बाद जो द वॉर एंडेड व्हेन चाइना डिक्लेरेशन अ सीज फायर ऑन 20 नवंबर 1962। ठीक है, जैसे ही इसका सीज फायर का डिक्लेरेशन बंद हुआ 20 नवंबर 1992 को, उसके बाद जो क्लेम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर वो चाइना ने अपना रख लिया था। फिर जो ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 में हुआ था और 2003 में इंडियन सॉवरेनिटी ओवर सिक्किम वॉज रिकॉग्नाइज बाय चाइना, की जो इंडियन की जो सॉवरेनिटी थी सिक्किम के ऊपर उसको चाइना के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैप में थोड़ी सी इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। देखिए ये जो है ये आपका एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना। अच्छे तरीके से मैप को ध्यान से देखिएगा, न्यू मैप है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो सीडेड जो चाइना को पाकिस्तान ने सीड कर दिया था, मतलब सौंप दिया था उसको। ठीक है, और फिर इधर वाला जो ब्लैक पोर्शन है ये जो है ये आपका LAC है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देख रहे हैं आपको, ये जो दिख रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ से जो बॉर्डर है एक्साइज चेन वाला, ठीक है, ये पूरा चाइना के कंट्रोल पे है। फिर जो आपका सिक्किम वाला एरिया आता है तो ये, ठीक है, इसको चिकन नेक कहा जाता है। ठीक है, इंडिया का चिकन नेक है ये, इसके इसी से हम अपना जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसको टच कर पाते हैं। तो ये जो चिकन नेक है यहाँ पे क्या किया था, ये सिक्किम है, इसको 2003 में चाइना के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिया गया था कि ये इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये जो रिपोर्ट है इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है द रैंकिंग एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, की जो DPIIT है इसने इस रैंकिंग को कंडक्ट कराया है। ठीक है, कंडक्ट किया है।
सेकंड है गुजरात इज़ द बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स इन द स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग रिजल्ट 2019 की जो गुजरात है ये बेस्ट परफॉर्मर स्टेट है ऑल द सभी स्टेट्स में जहाँ पे स्टार्टअप्स रैंकिंग को चेक किया गया था 2019 में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन सी है, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि इस रिपोर्ट को जो तैयार किया, जो कंडक्ट किया, ये DPIIT ने किया है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड जो गुजरात है 2019 में जो सभी स्टेट जितने थे उनमें सबसे परफॉर्मिंग और सबसे बेटर, सबसे अच्छा स्टेट इसको देखा गया है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होने का राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर आपका सी हो गया, ठीक है। कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझते हैं। जो DPIIT इसने पब्लिश तो किया, इसको जो स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज है, इसमें जो की ऑब्जेक्टिव है कि फॉस्टर करना कॉम्पिटिटिवनेस को और प्रपोजल स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि जो वर्क है उसकी जो प्रोएक्टिविटी है टूवर्ड्स अपलिफ्ट हो सके और ज़्यादा स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुजरात इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है इसके अंदर, और जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उसमें तो गुजरात सबसे ऊपर ही है। साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें हम इसके बारे में देख लेते हैं कि जो कर्नाटका और केरला है, ठीक है, ये जो कर्नाटका केरला ये टॉप परफॉर्मर्स हैं, और जो गुजरात है ये आपका बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए टॉप और बेस्ट में कुछ आगे पीछे स्टेटमेंट की जा सकती है, तो ध्यान से याद रखिएगा। अब जो इसके अंदर है कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, इंडिया के अंदर तीसरा सबसे लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मेंस के लिए देख लीजिए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको आपको मेंस में कोट करना, ठीक है, वहाँ पे लिखना है। 28 से ज़्यादा स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनेट ट्रेड एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ठीक है। इंडिया इज़ होम टू 32 यूनिकॉर्न्स, ठीक है, इंडिया के अंदर 32 यूनिकॉर्न्स पाए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के हिसाब से। फिर जो करंट मीडियन एज है फाउंडर एंटरप्रेन्योर्स लाइज एट ओनली 31 ईयर्स, ठीक है। तो केवल 31 ईयर्स तक के लिए जो करंट मीडियन एज दी गई है फाउंडर एंटरप्रेन्योरशिप की, ठीक है। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप तो 31 साल तक आप उसमें अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। 36 रेगुलेशंस बताए गए हैं हैव बीन सिंप्लीफाइड फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। 36 रेगुलेशन इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स के अंदर, और जो एंटायर स्टार्टअप है इकोसिस्टम रेज्ड 50 बिलियन फंडिंग बिटवीन 2014 टू 2019। 2014-2019 तक जो स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है इसके अंदर 50 बिलियन तक की फंडिंग की गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो लीडिंग सेक्टर्स है जो प्रिवेट द इंडियन स्टार्टअप लैंडस्केप आर जो मतलब इंडिया के जो लैंडस्केप को और ज़्यादा बढ़ाया है, इसमें देखिए फिनटेक ने 5.7 बिलियन का वो इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, एंटरप्राइजेस के लिए 3 बिलियन का है, हेल्थ टेक के लिए 1.4 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 11.7 बिलियन ई कॉमर्स में दिया गया है, और 1.2 बिलियन लॉजिस्टिक्स अदर सेक्टर्स के लिए इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये जो वाइल्ड सेक्टर डाइवर्सिटी विजिबल पैरामीटर्स इंडियन लेड बिजनेसेस, ठीक है, तो इस तरीके से बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। तो इकोसिस्टम के ऊपर आता है, एंटरप्रेन्योरशिप के आता है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट। तो अभी इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? ऑप्शन ए फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन एंड ऑप्शन डी यूनिसेफ। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते राइट आंसर क्या। आई होप आपने इसका आंसर सही सोचा होगा। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 को पब्लिश किया गया इस रिपोर्ट को। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं ये यही चीज़ें हैं कि ये जो इंडेक्स है इसके अंदर जो कंट्रीज़ तैयार की, इसमें साइज ऑफ गवर्नमेंट को देखा जाता है, लीगल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी राइट्स को देखे जाते हैं, एक्सेस टू साउंड मनी देखी जाती है, फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली देखा जाता है, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट देखा जाता है, लेबर एंड बिजनेसेस लॉ को अच्छे तरीके से समझा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बेस पे ये कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेस पे क्या किया जाता था, इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस रैंक में हमारी रैंकिंग कितनी है। तो हमारी जो रैंकिंग है ये 105th है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जब आप इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम किस तरीके की फ्रीडम है इकोनॉमी के ऊपर, उसके ऊपर कुछ लिखते हैं तो आप फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा, ठीक है, इस इंस्टीट्यूट का नाम डाल सकते हैं और अपनी रैंकिंग 105th जो इंडिया की रैंक है ये आप वहाँ पर कोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है रोगन पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट। ये जो रोगन पेंटिंग है ये कहाँ से रिलेट करती है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
चलो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन बी है, मतलब बी, गुजरात। गुजरात विल बी द राइट आंसर। गुजरात के अंदर रोगन पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये एक आर्ट पेंटिंग है जिसको हैंडमेड पेंटिंग कहा जाता है, ठीक है, हाथों से बनाई जाती है। और इज अ सेंचुरी ओल्ड आर्ट क्लोथ पेंटिंग, ठीक है, क्लोथ के ऊपर, कपड़ों के ऊपर इसको बनाया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। इसको अ वर्ड ऑफ पर्शियन ओरिजिन, रोगन मीन्स ऑयल, ठीक है, इसको पर्शियन ओरिजिन कहा जाता है क्योंकि जो रोगन है इसका मतलब ऑयल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो रोगन पेंटिंग ये क्लोथ प्रिंटिंग में प्रोसेस है जिसमें कैस्टर ऑयल इज अ हीटेड एंड कास्ट इनटू कोल्ड वाटर एंड द थिक रेजिड्यू इज देन मिक्स विद नेचुरल कलर्स, ठीक है। इस सब चीज़ों का इसको यूज़ करके हैंड से, हाथों से बनाया जाता है कि जो कैस्टर ऑयल होता है जो हीटेड किया जाता है और कास्ट इनटू कोल्ड वाटर, ठीक है, कोल्ड वाटर में उसको कास्ट किया जाता है अच्छी तरीके से। फिर जो उसका रेजिड्यू बनता है, जो मोटा मोटा रेजिड्यू बनता है, उसको मिक्स कर दिया जाता है नेचुरल कलर्स में। इससे क्या होता है, इस तरीके से पेंटिंग ये उभर आती है। और यूजिंग अ स्टाइल फॉर ब्लॉक्स, दिस रिजल्टेंट पेंट इज मेटिकुलसली ट्रांसफर टू द क्लोथ टू मेक फ्लोरल, ठीक है, इसको फ्लोरल के लिए यूज़ किया जाता है, एनिमल पिकॉक से, एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जो वेदर एंड डेंसिटी और मिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेदर और डेंसिटी को, एक चीज़ों को दिखाने के लिए, ठीक है। अगर आप पेंटिंग थोड़ा देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके की पेंटिंग देख सकते हैं आप, ठीक है। गुजरात में इस तरीके की पेंटिंग काफ़ी प्रेवलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिज्ञासा प्रोग्राम। तो जिज्ञासा प्रोग्राम के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम फोकसिंग ऑन रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग, कि ये स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है जो फोकस करता है रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर। एंड सेकंड है, इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब CSIR के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते वन बाय वन। चलो देख लेते राइट आंसर क्या है। सबसे पहले, क्या ये जो प्रोग्राम है ये लेबोरेटरी बेस्ड एक लर्निंग रिसर्च प्रोग्राम है, उसके ऊपर फोकस करता है, स्टूडेंट साइंटिस्ट को मतलब जो स्टूडेंट और साइंटिस्ट को कनेक्ट करने वाला एक प्रोग्राम है जिज्ञासा, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है। और सेकंड, क्या इसको इम्प्लीमेंट CSIR द्वारा किया जा रहा है, मतलब क्या CSIR द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो सी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। और कुछ और चीज़ें इसके बारे में समझेंगे। जिज्ञासा एक स्टूडेंट साइंटिस्ट लर्निंग कनेक्ट प्रोग्राम है जो काउंसिल और साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा चालू किया गया है। इसके साथ कोलैबोरेशन किया है केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसको KVS कहा जाता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि एक्सटेंड करना है क्लासरूम लीनिंग, ठीक है, क्लासरूम में काफ़ी ज़्यादा लीनिंग हो सके, और फोकसिंग ऑन अ वेल प्लान रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर, ठीक है, ताकि जो स्टूडेंट है रेजिडेंशियल प्रोग्राम, उनके साइंटिस्ट और एज टीचर्स एंड टीचर्स एज साइंटिस्ट दोनों तरीके से अच्छे तरीके से वर्क कर सकें। लैब स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, एक्सपेरिमेंट्स को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो इन सभी चीज़ों में स्टूडेंट का जो भी एक इन्वॉल्वमेंट है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो इन सभी चीज़ों के लिए ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किया जा सकता है। जिज्ञासा आप जरूर मेंशन करेगा, अगर कहीं पे आप स्टूडेंट, कहीं पे आप शिक्षा के बारे में लिखते हैं, कहीं पे कनेक्टिविटी के बारे में लिखते हैं, साइंस के ऊपर लिखते हैं, तो जिज्ञासा प्रोग्राम को जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है, मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्यूनोजेनिसिटी एवेल्युएशन टेस्ट, ठीक है। कुछ समय ही पहले भी मैंने इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब भी बताया था, एक और शब्द का मतलब बताया था जिसको एंटीजेनिसिटी कहा जाता है, ठीक है, उन सभी दोनों चीज़ों का मतलब बताया था। तो यहाँ पे अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बना है कि जो इम्यूनोजेनिसिटी है, इवैल्यूएशन टेस्ट है, ये कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है एलिसा टेस्ट, सेकंड है प्लेक रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। सो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, मतलब जो आपका एलिसा टेस्ट है, ऑप्शन जो सेकंड है प्लेक रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट है, ये दोनों के दोनों टेस्ट है इम्यूनोजेनिसिटी से रिलेट करते हैं, ठीक है। इम्यूनोजेनिसिटी का फिर से एक बार मतलब यहाँ बता देता हूँ कि एबिलिटी ऑफ अ फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है, कि किसी फॉरेन सब्सटेंस की जो क्षमता है, जैसे अगर कोई एंटीजन मतलब कोई दूषित चीज़
टू प्रवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, अगर कोई हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को खराब करने की कोशिश करता है ह्यूमन और अदर एनिमल को, उसको कहा जाता है इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, मतलब इम्यूनोजेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, कि एक बाहरी ऐसा सब्सटेंस होता है, अगर आप इसको बोल सकते हैं कि या तो ये कोई एंटीजन हो सकता है जो आपके इम्यून सिस्टम को, मतलब जो प्रवोक करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन और अदर एनिमल। ठीक है, आपकी मतलब ह्यूमन की बॉडी और एनिमल्स की जो बॉडी है उसके जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उसके जो इम्यून सिस्टम होता है उसको खराब करने की कोशिश करता है, इसको बोलते हैं इम्यूनोजेनेसिटी। ठीक है, तो ये एक एंटीजन के तौर पे, मतलब एक बाहरी सदस्य के रूप में काम करता है, और इट इज़ एबिलिटी टू इंड्यूस अ ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब देखिए ये ऐसा नहीं है कि आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर देगा। ठीक है, इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब है कि एक बाहरी ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी को उस प्रवोक जो प्रवोक होता है, जो उत्तेजित करता है इम्यून रिस्पॉन्स को, बॉडी के ह्यूमन और एनिमल सेल्स को, उसको और ज़्यादा बढ़ाता है, मतलब आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, ना कि इम्यूनिटी को कम करने का काम करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नाउ एलिसा इज अ प्लेट बेस्ड ऐसे टेक्निक डिजाइन फॉर डिटेक्टिंग एंड क्वांटिफाइंग सॉल्युबल सब्सटेंसेस सच एज पेप्टिसाइड, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज एंड हार्मोन्स। मतलब एलिसा जिसको कहा जाता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये एक प्लेट बेस्ड ऐसे टेक्निक होती है जिसमें डिज़ाइन किया जाता है और डिटेक्ट किए जाते हैं जो भी क्वांटिफाइंग सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो भी आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको एलिसा टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, और फिर उसका सोल्यूशन एज पर द प्रॉब्लम निकाला जाता है, और आपके हार्मोन्स, आपकी एंटीबॉडीज़, इनको और ज़्यादा डेवलप किया जाता है, इनके आपके प्रोटीन्स, आपके पेप्टाइड्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर वर्क किया जाता है। साथ ही जो प्लेग है, प्लेग रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, ये एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। ठीक है, जिसमें आपके सीर, जो आपके जो मनुष्य का जो सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, उसमें जो वायरस को मेज़र किया जाता है स्पेसिफाइंग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज टीटर्स के लिए। ठीक है, कि जो भी आपके जो वायरस हैं इनको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो ये सारे इम्यूनिटी के ऊपर टेस्ट हैं, याद रख लीजिए। जब आप साइंस और टेक के ऊपर कुछ लिखते हैं, अगर हेल्थ के ऊपर आता है वहाँ पे इस तरीके के टेस्ट तो पूछ सकते हैं, लेकिन मेंस में तो ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में ज़्यादा इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द यनोमामी ट्राइब बिलोंग्स टू विच रीजन। तो यनोमामी ट्राइब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, बताना किस रीजन से बिलोंग करती है। ऑप्शन ए डेक्कन प्लेटू, ऑप्शन सी साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी नॉर्थ अफ्रीका, एंड ऑप्शन डी वेस्ट अफ्रीका। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, मतलब जो साउथ अमेरिका है वहाँ से यनोमामी ट्राइब बिलोंग्स करती हैं। ये ट्राइब है, ये काफ़ी थ्रेटेंड है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब इनकी जो स्पीसीज़ है, मतलब जो इनका जो ये जो ट्राइब्स हैं ये धीरे धीरे क्या होने वाली हैं, ये ख़त्म होने वाली सेवरल डिकेड से। और ये इनको इलीगल गोल्ड मिनरल्स जो इन्वेड किए जाते हैं, जिनके अंदर जो लैंड और ब्रिंग डिसीज़ की जाती है, वहाँ से काफ़ी थ्रेटेंड हो गई है, मतलब कि इन्वेड किया जा रहा है केवल लैंड के लिए, गोल्ड माइंस के लिए, तो इनको हटाया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है, ये अब ये थ्रेटेन पोजीशन पे आ गई हैं। और दे रिसेंटली सेंट अ रिक्वेस्ट टू इंडिया टू स्टॉप बाइंग यानोमामी ब्लड गोल्ड। ठीक है, इन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया को एक रिक्वेस्ट सेंड की है कि प्लीज़ आप स्टॉप कर दीजिए जो आप बाय करते हैं यानोमामी ब्लड गोल्ड। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो इनकी जो पोजीशन है वो वहीं पे बनी रह सके। तो यानोमामी जो है ये रिलेटिवली आइसोलेट ट्राइब है साउथ अमेरिका से। ठीक है, उसको आइसोलेट करके रखा हुआ है। दे लिव इन अ रेन फॉरेस्ट इन माउंटेनियस ऑफ नॉर्थ ब्राज़ील एंड सदर्न वेनेजुला। तो ये नॉर्थ ब्राज़ील और सदर्न वेनेजुला में फॉल करती हैं। और दे आर स्पीकर्स ऑफ अ Zirania language, or who live in a remote forest of the Orinoco River basin in southern Venezuela and the northmost reaches of the Amazon River basin in the northern Brazil। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये ज़िरियाना लैंग्वेज को बोलती हैं, काफ़ी रिमोट, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ ज़्यादा लोगों को आना जाना नहीं होता है, वहाँ पे रहती हैं। और जो इसका बेसिन है, रिवर बेसिन है ओरिनोको का, इनका जो रहन सहन है ये सदर्न वेनेजुला और जो नॉर्दर्न मोस्ट रीचेस है अमेजन रिवर का बेसिन नॉर्दर्न ब्राज़ील में, वहाँ ये रहती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना राइट आंसर कौन सा है। इसके पहले भी कवर किया गया इसको। फर्स्ट है इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इस्टेब्लिश किया गया है। सेकंड है इट विल बी एम्पावर टू इम्पोज पेनल्टीज ऑन एंडोर्सर्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि ये एम्पावर करता है कि इम्पोज करना पेनल्टीज़ को जो भी एंडोर्सर्स हैं अगर वो मिसलीड करते हैं एडवर्टाइजमेंट का। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर है, इसका आंसर सी है। इसका मतलब पहले भी मैंने डिस्कस किया, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर सी है क्योंकि इसको 2019 एक्ट, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसी के तहत इस्टेब्लिश किया गया है। और ये एम्पावर करेगा कि इम्पोज करना, मतलब पेनल्टीज लगाना किसी के ऊपर दंड लगाना, जो भी ऑन एंडोर्सर्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर किसी भी मिसलीड, मतलब एडवर्टाइजमेंट का मिसलीड किया जाता है, ऐसा करने का प्रयास किया जाता है, तो उनके ऊपर क्या रहेगा, इम्पोज की जाएगी पेनल्टी। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं कि कुछ फंक्शंस आप इसके बारे में समझ लीजिए, जो यही है कि जो इंक्वायरी इनटू वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट, इन्वेस्टिगेशन, लॉन्चिंग, प्रोसिक्यूशन एट द अप्रोप्रिएट फोरम। अगर ऐसा कुछ होता है तो उनके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी, पास करना ऑर्डर, ताकि गुड्स रिकॉल कर सके गुड्स को और विड्रॉ कर सके सर्विस को, ठीक है। मतलब गुड्स को आपको और ज़्यादा बढ़ाना है और सर्विसेज को और ज़्यादा उनसे टेक आउट करना है, ताकि जो हैजार्डस है, रीइम्बर्समेंट है प्राइस का, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से पेड किया जा सके, इनमें कोई भी प्रकार की मिसलीडिंग ना हो सके, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट जो हमने अभी डिस्कस किया है, वो इसी का एक फंक्शन है कि ऑर्डर करना, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इम्पोज करना, उनके ऊपर पेनल्टीज, मैन्युफैक्चर और जो एंडोर्सेस हैं, पब्लिशर्स हैं, इनकी जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है उनको रोकना। तो ये इसका मेन एम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द असोल चीनी। असोल चीनी कैंपेन किससे क्या है, किससे रिलेट करता है। दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा लॉन्च किया गया। सेकंड है, इट एम्स टू फाइट फेक इन्फॉर्मेशन एंड रूमर स्प्रेडिंग ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। इसका एम यही है कि फाइट करना जो भी इन्फॉर्मेशन और जो रूमर है, मतलब जो अफवाह होती है, जो स्प्रेड करता है सोशल मीडिया को, उससे रोकना। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है, ये आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, मतलब इसको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन होती है और जो रूमर होता है, उसको उससे फाइट करना, मतलब उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना, ठीक है, उन सभी चीज़ों से ये वर्क करती है। फॉरबिड करना, मना करना उन लोगों को। तो पहली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई, राइट आंसर बी हो गया। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इसको चालू किया असोल चीनी, ताकि फेक इन्फॉर्मेशन और रूमर को रोका जा सके सोशल मीडिया की, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आईआईटी पर्पस से जब आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ लिखते हैं, तो वहाँ पे आप इसको इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके का इनिशिएटिव इंडिया भी ले सकता है, ठीक है, रियल शुगर से रिलेटेड है ये, कुछ ऐसा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज और आर नॉट मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो इनमें से कौन सी कंट्री IORA का मेंबर नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, कौन सी IORA का मेंबर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट चाइना, सेकेंड फ्रांस एंड थर्ड पाकिस्तान। वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। मतलब जो आपके ऑप्शन है, सॉरी, 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके अब आंसर दीजिए। चलिए देख लेते पहले आखिर मेंबर हैं कौन कौन सी कंट्री, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है, कॉमरोस है, इंडिया है, इंडोनेशिया, ईरान, केनिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सिसल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की क्या है, मेंबर कंट्री हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 7 मार्च 1997 को, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर निकला, ये आपका ऑप्शन डी निकला कि अभी जितनी भी कंट्री हमने पढ़ा, वहाँ ना चाइना है, ना फ्रांस है, ना पाकिस्तान है। तीनों स्टेटमेंट गलत दी हुई हैं। मतलब जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया। ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ के पूछना, क्योंकि यहाँ से नॉट पूछा था, ना कि यहाँ पर राइट आंसर पूछा था, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड कोलैबोरेशन। तो GSC के ऊपर दो स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनहेंसिंग ग्लोबल कोऑपरेशन रिगार्डिंग टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, कि एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो इन्हेंस करती है ग्लोबल का, मतलब ग्लोबली कोऑपरेशन रिगार्डिंग टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट के लिए, मतलब जो टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट्स है उसके रिगार्डिंग ग्लोबल कोऑपरेशन, मतलब हमारा एक अच्छा खासा कोऑपरेशन ग्लोबली वॉलंटरी तौर पर बढ़ाती है। सेकेंड है, नो ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ GSC, की इंडिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन GSC की मेंबर नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलो फ्रेंड देख लेते राइट आंसर क्या। देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि क्या एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। देखिए बिल्कुल वॉलंटरी और फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका इन्हेंसमेंट यही है, इसका इन्हेंसिंग करने का काम यही है कि ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाना रिगार्डिंग टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो पहले इसमें बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड जो दिया हुआ है कि क्या इंडिया के अंदर कोई भी ऐसी मेंबर कंट्रीज नहीं है, देखिए गलत है। डायरेक्टली जो इस तरीके के स्टेटमेंट दे देते हैं जिसमें डायरेक्ट नो दिया हो, बिल्कुल यस दिया हो, ऑनली दिया हो, वहाँ पे उस स्टेटमेंट के रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 90% रहती है। मैं 100% नहीं बोलूँगा, कभी कभी करेक्ट भी होता है, तो 90% प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन यहाँ ये गलत दिया हुआ है कि नो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है जो जीएससी का मेंबर है। तो फर्स्ट इसमें सेकंड इसमें आपकी रॉन्ग हो गई, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। अब हम देखते हैं कौन कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मेंबर है। ठीक है, तो टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया जो TSDI है, ठीक है, इज अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो SDO है ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड कोलैबोरेशन GSC का। ठीक है, तो ये जो आपका TSDSI है इंडिया की, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, ये TSDSI है, ये इसकी मेंबर कंट्री है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो मेन एम यही है कि इन्हेंसमेंट करना कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को और रिलेटेड जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया हो, तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप जिस तरह की क्वेश्चन देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से मिल जाएँ, और सारा एक अच्छा खासा फॉर्डर आपको मेंस तक आने से पहले, प्रीलिम्स तक आने से पहले अच्छे तरीके से आपको तैयार हो जाए। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।